ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, सो डोंट वरी फॉर दैट, है ना। शुरू करते हैं। एक बार रिवाइज करें पूरा चैप्टर या सीधा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, जल्दी बताओ। सर रिवीजन करते हैं, तो सुपर डुपर फास्ट वाला रिवीजन करेंगे, ठीक है। सुपर डुपर फास्ट वाला रिवीजन करेंगे 15-20 मिनट के अंदर, पूरा का पूरा चैप्टर सम अप कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था गाइस, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था सेक्शन नंबर 96 क्या बोलता है सुनना। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बात करता है कि हर कंपनी को हर साल क्या रखना पड़ता है, एनुअल जनरल मीटिंग रखना पड़ता है। लेकिन किसको ये सेक्शन एनुअल जनरल मीटिंग का एप्लीकेबल नहीं है, तो 1% कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। अब जब आप अपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हो तो पहली साल जो एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाती है उसको बोलते हैं फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कब तक रखना है, तो बोलते जैसे ही आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, उसके 9 मंथ में आपकी फर्स्ट एजीएम होनी चाहिए। और सर सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए क्या टाइम लिमिट है बेटा, फर्स्ट एजीएम के लिए और एक बात है क्या, कि आपको इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट एजीएम रखने की जरूरत नहीं है। अगले साल जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहां से आपको 9 मंथ में रखना है। अगर आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम है तो याद रखना अब आपको 9 महीने का समय नहीं मिलेगा, अब आपको समय मिलेगा 9 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट एजीएम है। तो इसके पहले भी एक एजीएम हुई होगी, तो जो गैप है बिटवीन द टू एजीएम दैट शैल नॉट एक्सीड मोर देन 15 मंथ, मतलब द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम शैल नॉट बी मोर देन कितना 15 मंथ। और आपको फर्स्ट एजीएम में ऑलरेडी कितना समय मिला है 9 मंथ, सब्सिक्वेंट एजीएम में कितना समय मिला है फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ। तो फर्स्ट एजीएम के लिए तो नहीं पॉसिबल है, बट सब्सिक्वेंट एजीएम के अंदर आपको क्या मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकता है। क्या मिल सकता है गाइस, एक्सटेंशन मिल सकता है। एक्सटेंशन मतलब क्या, अगर कंपनी चाहे, अगर आपके पास स्पेशल रीज़न है तो आप अप्लाई करो आरओसी को, और आरओसी के पास ऑप्शन है में लिखा हुआ है कि वो आपको दे सकता है एक्सटेंशन नॉट एक्सीडिंग मोर देन हाउ मच 3 मंथ। गाइस समझ में आ रहा है ये सोनो, सो अप टू 3 मंथ का आपको आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है। लेकिन एक्सटेंशन किसके लिए नहीं मिलता है, फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं मिलता है। और जो रीज़न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए गाइस, स्पेशल रीज़न होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमारा एजीएम का डे डेट टाइम प्लेस क्या होगा। बेटा डे कोई भी चलेगा, नेशनल हॉलीडे नहीं चलेगा। टाइम क्या चलेगा, बिजनेस आवर्स चलेगा। बिजनेस आवर्स में कॉल होना चाहिए, कंक्लूज होना जरूरी नहीं है। और प्लेस क्या होना चाहिए गाइस, प्लेस तो आपका रजिस्टर ऑफिस या सिटी टाउन विलेज जहाँ पर रजिस्टर ऑफिस तुम्हारा सिचुएटेड है। और सर अगर एक आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आप एनी प्लेस इन इंडिया कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन उसके लिए 100% मेंबर का क्या चाहिए होता है, कंसेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पर मोटा मोटी आपका सेक्शन नंबर कौन सा कंप्लीट हो जाता है, 100 कंप्लीट हो जाता है। सर सेक्शन 8 कंपनी के लिए बेटा एनी डे एनी टाइम एनी प्लेस डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो शेयर होल्डर के डायरेक्शन के हिसाब से। और गवर्नमेंट केस कंपनी के केस में उसके लिए भी सेम है, रजिस्टर ऑफिस और सिटी टाउन विलेज, लेकिन विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट आप एनी प्लेस एनी वेयर आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 100। सेक्शन नंबर 100 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर सर 97 नहीं बोला, अरे तुम्हारे एजीएम में डिफॉल्ट किया तो कोई भी मेंबर अप्लाई कर सकता है कि इसको, एनसीएलटी को। और जिस मेंबर ने अप्लाई किया है एनसीएलटी को, उसके बाद में एनसीएलटी क्या बुलाएगी, एजीएम बुलाएगी और एनसीएलटी डायरेक्शन दे सकती है। जैसे एक मेंबर भी प्रेजेंट होगा तो वो वैलिड मीटिंग कंस्टिट्यूट करेगा। 97 डन। अब सर अगेन 100, सर वो 98 99 रुको, कनेक्शन है 100 से। तो सेक्शन नंबर 100 क्या बोलता है, वैसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो कभी भी क्या बुला सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज में बी डिम फिट वो ईजीएम बुला सकते हैं। कहाँ पर, बोले ईजीएम मतलब अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, बोले एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया। लेकिन इसका है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर आप होली ओन सब्सिडरी हो ऐसी कंपनी की, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, तो फिर आपकी जो ईजीएम है, आपकी जो ईजीएम है वो कहाँ पर हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गया बोर्ड खुद हो के ईजीएम बुला रहा है। लेकिन सर क्या बोर्ड ऑन रिक्विजिशन भी ईजीएम बुला सकता है, हाँ। अगर मान के चलो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर, या कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होगा तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वाले लोग अगर अप्लाई कर देते हैं किसको, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, रिक्वेस्ट करते इन राइटिंग अलॉन्ग विथ क्या बिजनेस डिस्कस होना चाहिए, है ना, और नो नीड टू गिव एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो ऐसे केस में बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप क्या करो, 21 दिन में ईजीएम प्रोसीड टू कॉल ईजीएम और 45 डेज में ईजीएम रख लो। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 21 दिन में ईजीएम बुला के 45 डेज में ईजीएम नहीं रखा, तो इन दैट केस जो रिक्विजिशनिस्ट है वो अपने आप से क्या करेंगे, 3 महीने के अंदर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। अब जो रिक्विजिशनिस्ट बुला रहा है ईजीएम, क्या ना इसे इसके लिए जो खर्चा पानी है, मतलब
सेम मैनर में बुलाना पड़ेगा, सेम मैनर में बुलाना पड़ेगा जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाता है। अब इसका जो खर्चा है वो किसने बियर किया है, रिक्विजिशनिस्ट, तो बाद में वो रिकवर किससे करेगा, कंपनी, और कंपनी बाद में किससे रिकवर करेगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट से, ऑफिसर इन डिफॉल्ट से, उसके रेम्यूनरेशन से। तो ये हो गया। अब क्या हो जाता है, सेक्शन नंबर 98 बोलता है कि अगर आपके लिए ईजीएम बुलाना क्या हो गया है, इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है, ईजीएम बुलाना क्या हो गया, इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है, तो इन दैट केस क्या ना से आप एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हो। मतलब एनसीएलटी सुओ मोटो, मतलब खुद की इच्छा, या फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर और डायरेक्टर। जब एजीएम बुलाने की बात थी तो सिर्फ मेंबर एप्लीकेशन कर सकता था, डायरेक्टर नहीं कर सकता था, एनसीएलटी सुओ मोटो नहीं बुला सकता था, और वहाँ पे स्पेशल रीजन था, यहाँ पर इम्प्रैक्टिकेबल है, तो यहाँ पर ईजीएम बुलाया जाएगा, ईजीएम बुलाया जाएगा, और ये ईजीएम वैसा होगा जैसे एनसीएलटी को सही लगता है। ठीक है, ये होने के बाद में गाइस हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 101। 101 क्या बोलता है कि आप कम से कम 21 क्लियर डेज का नोटिस दोगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी 14 क्लियर डेज का। किसको, मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर। मेंबर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और इन केस ऑफ मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके ऑफिशियल असाइनी को। अब जो आपने नोटिस भेजा हुआ है वो 21 क्लियर डेज बोला है, तो वेन आई से क्लियर डेज का मतलब होता है कि जो डेट ऑफ नोट से डिस्पैचिंग नोटिस है उसको एक्सक्लूड कर दो, द डेट ऑफ जनरल मीटिंग जो है उसको एक्सक्लूड कर दो, और अगर आपने गलती से पोस्ट से भेजा है तो इन दैट केस जो आपका पोस्ट का इट इज डीम्ड टू बी डिलीवर आफ्टर 48 आवर्स माना जाता है, तो 2 डेज और उसको एक्सक्लूड कर दो। तो वैसे आनी चाहिए 21 क्लियर डेज। अब सर क्वेश्चन आता है क्या शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हो। शॉर्टर नोटिस का कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको एजीएम बुलानी है तो बोले 95% मेंबर्स, मतलब अगर 1000 मेंबर है तो 950 मेंबर, मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 950 मेंबर्स ने एग्री करना चाहिए। और दूसरी बात क्या बोलिए, अगर आपको ईजीएम बुलाना है तो ईजीएम में देखा जाता है कि आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है या शेयर कैपिटल नहीं है। अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है तो क्या बोलेंगे ऐसे वाले केस में, सर मेजॉरिटी इन नंबर होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल कैपिटल। और अगर सर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी में तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। इन लोगों के कंसेंट से आप शॉर्टर नोटिस पर भी ईजीएम बुला सकते हो। अब सर जब आप नोटिस भेज रहे हो किसका, आपके ईजीएम जनरल मीटिंग का, ठीक है, तो अगर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा तो आपको अपने इंटेंशन वहाँ पे एक्सप्रेसली बताने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नो। अब सर जैसे ही हमारा सेक्शन हो जाता है कौन सा, 101, इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 102। 102 क्या बोलता है कि कंपनी तेरे एनुअल जनरल मीटिंग में 4 ऐसे बिजनेस हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, और ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जितने भी बिजनेस है एजीएम के अंदर उसको हम बोलते हैं कौन सा बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। और कंपनी तेरी जो ईजीएम है, एनुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यहाँ पर जितने भी बिजनेस होते हैं उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस। और लॉ का रिक्वायरमेंट है जब भी आप स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर रहे हो तो बोले आप जब मेंबर को नोटिस भेजते हो तो उस नोटिस के साथ में आपको लगाना पड़ता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या लगाना पड़ता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप लगा के दे रहे हो किसको, नोटिस के साथ में, उसके अंदर आपको 4 बातें तो बतानी पड़ेगी। कितनी, 4 बातें। सबसे पहले मटेरियल फैक्ट बता दो, मटेरियल फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दो जिसके वजह से मेंबर इनेबल हो सकता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। उसको समझ में आया तुम क्या डिस्कस करने वाले हो। उसके बाद में अगर फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट होगा तुम्हारे किसका, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी या फिर इनके रिलेटिव का, ये बात भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोटिस के अंदर। उसके बाद में क्या बोला हुआ है कि अगर तुम्हारे कंपनी के अंदर प्रमोटर, मैनेजर, डायरेक्टर, केएमपी, अगर मान लो कंपनी किसी और कंपनी के साथ में ट्रांजेक्शन में एंटर हो रही है और उस कंपनी के अंदर इन लोगों का क्या है, 2% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इन्होंने होल्ड करके रखा है, ये बात भी आपको नोटिस में बतानी पड़ेगी। और नेक्स्ट लास्ट में क्या बोला गया, अगर मानो कोई रिजोल्यूशन आप पास कर रहे हो और उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट का जिक्र आया है तो इस डॉक्यूमेंट का हमें टाइम एंड प्लेस बताओ जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और सर अगर ये इन्फॉर्मेशन हमने नहीं बताया तो बोले जो भी आपको बेनिफिट अर्न हुआ है वो आपको इन द ट्रस्ट होल्ड करना पड़ेगा और बाद में वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, किसको, कंपनी को। सर ये तो रिटर्न करने की बात होगी, पनिशमेंट बताओ, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट में ये बोला है कि आपको 50,000 और 5 टाइम्स ऑफ द बेनिफिट विच एवर इज हायर, आपको ये रिवॉर्ड रिटर्न क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 102।
उसके बाद में आता है सर सेक्शन नंबर 99 आपने नहीं बताया। अगर तुमने 96 एजीएम होल्ड करने में डिफ़ॉल्ट किया, 97 एजीएम एनसीएलटी ने बुलाया, तुमने वो नहीं बुलाया, उसमें डिफ़ॉल्ट किया, 98 ईजीएम एनसीएलटी ने बुलाया, तुमने नहीं बुलाया, तो वैसे केस में पनिशमेंट दिया है 1 लाख रुपये प्लस 1000 रुपीज़ पर डे सेकंड डे से लगना शुरू हो जाएगा, यानी 5000 रुपीज़ पर डे टिल द डिफ़ॉल्ट इज कंटिन्यू। अब आता है तुम्हारा 101 हो गया। 103 क्या बोलता है कि कोरम जिसके बिना मीटिंग वैलिड हो ही नहीं सकती। तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मेंबर पर्सनली प्रेजेंट कितने चाहिए? 2। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मेंबर पर्सनली प्रेजेंट कितने चाहिए? बोले 5, 15 और 30। 5, 15 और 30। अब ये क्या है 5, 15, 30? बोले डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग। अगर आपकी कंपनी के अंदर मान के चलो लेस देन 1000 मेंबर है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। सर मोर देन 1000 बट लेस देन अप टू 5000 मेंबर है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। और सर अगर हमारे कंपनी के अंदर कितने ज़्यादा मेंबर है, मोर देन 5000 मेंबर है तो कितने हैं आपके 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहे तो इस लिमिट को जो है ना 30, 15 और 5 इसको इंक्रीज भी कर सकता है। क्या कर सकता है? इंक्रीज भी कर सकता है। अब ये जो कोरम है जिसको हम लोग बोलते हैं ये कितने मिनट में प्रेजेंट होना चाहिए? 30 मिनट्स के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर कोरम 30 मिनट में प्रेजेंट नहीं होता है तो देखा जाएगा मीटिंग किसने बुलाया। अगर मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाया तो मीटिंग क्या हो जाता है बेटा? कैंसल्ड हो जाता है। और अगर है ना मीटिंग किसने बुलाया? अगर मीटिंग बुलाया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो मीटिंग क्या हो जाता है? एडजर्न हो जाता है। और सर अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो देखो पुरानी मीटिंग एडजर्न होने का कारण क्या है? कोरम। और अगली मीटिंग में भी कारण क्या है? कोरम। तो 2 बार रीजन अगर कोरम का लग जाता है तो बोले जितने मेंबर्स प्रेजेंट है ना, कम से कम 2 तो होने चाहिए, जितने मेंबर्स प्रेजेंट है ना वही अपने आप में क्या कहलाएंगे? वही अपने आप में कोरम कहलाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब आता है तुम्हारा सेक्शन नंबर 103 होने के बाद में सर सेक्शन नंबर 104। सेक्शन नंबर 104 क्या बोलता है? आपके चेयरमैन के बारे में बात। अच्छा और एक बात बता देता हूँ एडजर्न मीटिंग के बारे में। क्या एडजर्न मीटिंग का भी आपको नोटिस देना पड़ता है? यस गाइस, 3 डेज का नोटिस एडवांस में देना पड़ता है। एक तो आप चाहो तो इंडिविजुअली दे दो या फिर आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर एडजर्न मीटिंग जो होगी, एडजर्न मीटिंग जो होने वाली है वो एडजर्न मीटिंग कहाँ पर होगी? तो बोले देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने आपको अलाउ किया है, आप डिसाइड करो एडजर्न मीटिंग का डे, डेट, टाइम, प्लेस। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप फेल हो जाते हो, आप डिसाइड नहीं करते हो तो ऐसे केस में हमने बोल दिया हमारी तरफ से कंपनी लॉ ने नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे? सेम डे, डेट, टाइम, वेन्यू, प्लेस पर ही मीटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 103 कंप्लीट हुआ। अब 104 क्या बोलता है कि वैसे तो जो चेयरमैन होता है, जो चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग होता है वो कौन होता है? ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन सर हमारा जो आर्टिकल है ना सर वो साइलेंट है, आर्टिकल हमारा साइलेंट है। तो बोलते जो फिर मेंबर्स होते हैं ना मीटिंग में प्रेजेंट, जो मेंबर्स होते हैं मीटिंग में प्रेजेंट वो अपने में से एक को क्या करते हैं? चेयरपर्सन बोलकर इलेक्ट करते हैं। कैसे? बाय शो ऑफ हैंड। लेकिन अगर मेरे को उस व्यक्ति को हटाना है चेयरपर्सन की पोजीशन से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेंबर को डिमांड करना पड़ेगा पोल। तो चेयरमैन अपॉइंट होता है शो ऑफ हैंड से, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए हमें डिमांड क्या करना पड़ता है? पोल डिमांड करना पड़ता है। ठीक है। अब आता है सर इसके बाद में 105 आपका प्रॉक्सी। आपका क्या आ जाता है? प्रॉक्सी आ जाता है। अच्छा कोरम के बारे में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बोल देता हूँ अभी। क्या है कि अगर प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी मतलब मैंने किसी और को अपॉइंट किया है तो बेटा वो व्यक्ति कोरम में काउंट नहीं होता है, क्योंकि मेंबर पर्सनली प्रेजेंट में कोरम में प्रॉक्सी नहीं आता है। लेकिन सेक्शन नंबर 112 एंड सेक्शन नंबर 113 क्या बोलता है कि अगर आपकी कंपनी की शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है तो प्रेसिडेंट आपकी कंपनी का मेंबर होता है। और अगर आपकी कंपनी के शेयर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लिए है तो उस स्टेट का गवर्नर आपका क्या माना जाता है? मेंबर माना जाता है। अभी जो मेंबर हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर ये पर्सनली आएंगे क्या? नहीं। तो ये अपने जगह पे एक एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, और जो एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने भेजा उसको ऐसा माना जाएगा जैसे मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, उसको प्रॉक्सी में काउंट नहीं किया जाएगा। और वहीं पे अगर बात करूँ 115 की तो बोलते जब एक बॉडी कॉर्पोरेट किसी मतलब एक कंपनी इन शॉर्ट समझो किसी और कंपनी की मेंबर है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकती, तो ऐसे केस में ये लोग क्या करते हैं? किसी एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो बोले इसको भी प्रॉक्सी कंसिडर मत करना, इसको ऐसे ही मानना जैसे कि आप मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है। और हमने क्या बोला था अभी?
मीटिंग एडजन हो जाती है अगर आधे घंटे में कोरम नहीं रहा तो एडजन मीटिंग के अंदर जो रिजोल्यूशन पास हुआ, लेट से ओरिजिनल मीटिंग 10 जनवरी को है, एडजन मीटिंग 17 जनवरी को है, तो एडजन मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसका डेट क्या मानेंगे, 17 जनवरी या 10 जनवरी, बिकॉज एडजन मीटिंग तो ओरिजिनल मीटिंग का ही क्या है, कंटिन्यूशन है, तो भी माना जाएगा वो रिजोल्यूशन जैसे क्या एडजन मीटिंग के दिन पास हुआ है, नॉट अर्लियर डेट्स। ठीक है, तो ये था अंडर सेक्शन नंबर 116। अब आता है सेक्शन नंबर 105 जो बोलता है किसके बारे में, आपके प्रॉक्सी के बारे में। प्रॉक्सी के बारे में ये सेक्शन क्या बोलता है, प्रॉक्सी के बारे में ये बोलता है कि बेटा प्रॉक्सी जो होता है मतलब जो मेंबर होता है वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है, हाँ, और वो अगर मीटिंग में वोट कर सकता है, हाँ, तो वो मीटिंग में खुद नहीं जाते हुए अपने बिहाफ में किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगा टू अटेंड द मीटिंग एंड द वोट एट द मीटिंग। अब सर ये मेंबर को कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई फैसिलिटी है, तो उसको आता है नोटिस, और नोटिस में आती है ये बात, इफ द मेंबर आर एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग एंड वोट एट द मीटिंग ही मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू अटेंड मीटिंग एंड वोट ऑन हिज बिहाफ। अब सर कौन अटेंड कर सकता है, कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, जो मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर वोटिंग राइट है तो नहीं, वोटिंग राइट नहीं है तो नहीं कर सकता है। अब जिसको तुमने प्रॉक्सी अपॉइंट किया वो कौन होना चाहिए, बोले ये होना चाहिए एनी पर्सन, कोई भी हुआ तो चलता है, लेकिन हाँ अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो प्रॉक्सी आपकी कंपनी का एग्जिस्टिंग मेंबर ही होना चाहिए, एग्जिस्टिंग मेंबर ही होना चाहिए। सर अब क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति प्रॉक्सी बनने के बाद में वो कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, बोले मैक्सिमम 50 लोगों का। आप मैक्सिमम 50 लोगों के ही प्रॉक्सी बन सकते हो, और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 कितना नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा कैपिटल होल्ड नहीं करना चाहिए 2500 लोगों को मिला के। लेकिन सर अगर मान के चलो मैं अकेला हूँ जिसको कंपनी के 70% शेयर है, तो क्या मैं किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता कि प्रॉक्सी के ऊपर तुमने लगा लिया है लिमिट, तो बोले नहीं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 10% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहे हो तो आप किसी को अपना प्रॉक्सी बना सकते हो, लेकिन जिसको आपने अपना प्रॉक्सी बनाया अब वो किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता है। ठीक है, अ प्रॉक्सी इज अ गन विदाउट बुलेट। क्यों, प्रॉक्सी मीटिंग में बात नहीं कर सकता है, शो ऑफ हैंड पे वोट नहीं कर सकता है, वोट क्या पे कर सकता है, पोल पे, कोरम में काउंट नहीं होता है, चेयरमैन बोलकर इलेक्ट नहीं होता है, तो मतलब इज अ क्या बोल सकते हैं, गन विदाउट बुलेट। सर प्रॉक्सी फॉर्म जो होता है MDT 11, अब वो आपको आया, आपको प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करना पड़ेगा कितने घंटे पहले, 48 आवर्स बिफोर। और सर अगर हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है 48 आवर्स से पहले करो बाद में करो, कुछ भी वैलिड नहीं है। प्रॉक्सी हमारा सिर्फ मेल ही मेंबर होना चाहिए, ग्रेजुएटी होना चाहिए, कुछ भी वैलिड नहीं है। एनी पर्टिकुलर कंडीशन विच इज एक्सप्रेसली मेंशन इन द आर्टिकल इज नॉट वैलिड विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉक्सी। ठीक है, उसके बाद में इंस्पेक्शन सेक्शन नंबर, अगर आप चाहो प्रॉक्सी का फॉर्म क्या रजिस्टर इंस्पेक्ट करना चाहते हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दिन का नोटिस देना पड़ता है एडवांस में, जनरल मीटिंग से पहले 3 दिन का नोटिस, और आपका इंस्पेक्शन का अधिकार शुरू हो जाता है 24 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग से लेकर कब तक, टिल द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग, टिल द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, इसके अलावा सर प्रॉक्सी से लेकर अगर मैं बात करूँ प्रॉक्सी को रिवॉक कर सकते हो, हाँ, नोटिस भेज के प्रॉक्सी को रिवॉक कर दो, या मेंबर खुद मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट हो जाएगा तो प्रॉक्सी क्या हो जाता है, रिवॉक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 105 डन। सर सेक्शन नंबर 106 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 106 बोलता है क्या हम लोग शेयर होल्डर के वोटिंग राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो बोले बिल्कुल लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, तो बोले 106 में रिस्ट्रिक्शन लगाना है वोटिंग राइट पर, तो कंडीशन नंबर 1 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, और कंडीशन नंबर 2 सिर्फ 2 ग्राउंड अलाउ है, तो कौन सा, अगर आपका कॉल इन एरियर्स है, या अगर आपसे कोई अमाउंट ड्यू है, या फिर आपके शेयर्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज किया है, तो ओनली इन दैट केस। अब सर सेक्शन नंबर 107 क्या बोलता है, 107 बोलता है शो ऑफ हैंड। अगर आपकी कंपनी में सेक्शन नंबर 108 ई वोटिंग एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा, ई वोटिंग एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसे वाले केस में आपकी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, और जब तक पोल डिमांड नहीं करते, आप हर एक रिजोल्यूशन को कैसे पास करोगे, बाय शो ऑफ हैंड। और शो ऑफ हैंड का क्या हो जाता है, एक बार चेयरमैन ने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया, और जैसे ही उसका एंट्री हमने कायम में कर दिया, मिनट्स बुक के अंदर कर दिया, तो बेटा ये क्या बन जाता है, अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस बन जाता है, क्या आपको ये वाला बात समझ में आया, यस और नो। अब इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 108 जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए क्या बोला है कि अगर आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड है या फिर आपके कंपनी के अंदर थाउजेंड्स या उससे ज़्यादा क्या है मेंबर्स हैं, तो आपको अपने मेंबर्स को एक फैसिलिटी देना पड़ता है, दैट इज़ ई वोटिंग फैसिलिटी। सर ई वोटिंग फैसिलिटी में क्या होता है? ई वोटिंग फैसिलिटी में ऐसा होता है कि मेंबर अगर आप चाहो तो अपने घर से ही क्या करो, वोट करो, इसको बोलते हैं रिमोट ई वोटिंग। और अगर आप चाहते हो तो आप हमारे मीटिंग में आकर भी वोट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आप घर से वोट कर रहे हो तो उसके लिए वोटिंग लाइन ओपन होता है, तो हम आपको पहले 21 डेज़ का क्लियर नोटिस भेजेंगे, उसके बाद में हम आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देंगे। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में हम सारी बातें बताएंगे कि कब से हमारा ई वोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल होने वाला है, ई वोटिंग फैसिलिटी कब क्लोज होने वाला है, आपको किस तरीके से आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा ई वोटिंग फैसिलिटी के लिए। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, हमारे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के अंदर लिखेंगे। अब जिसके बाद में जब हमको नोटिस भेजा तो बोलते कौन वोट कर सकता है, व्हाट इज द कट ऑफ डेट, तो बोले जनरल मीटिंग जिस दिन है उससे 7 डेज बिफोर, नॉट अर्लियर देन 7 डेज बिफोर, मतलब 7 दिन से पुराना नहीं, एक डेट फाइनल करना पड़ता है, दैट इज योर कट ऑफ डेट। मतलब सर जिस दिन आपकी कंपनी का क्या है जनरल मीटिंग है, नॉट अर्लियर मतलब उससे 7 डेज इन बिटवीन आपको क्या देना पड़ेगा, एक डेट को कट ऑफ डेट देना पड़ेगा, कट ऑफ डेट। इस दिन जो मेंबर है सिर्फ वही मीटिंग के लिए वोटिंग के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर रिमोट वोटिंग का क्या चालू हो जाएगा, पीरियड शुरू हो जाएगा, जो मिनिमम कितने दिन का रहेगा, 3 दिन ओपन रहेगा। और सर जनरल मीटिंग जिस दिन है मानो 30 सितंबर को, तो उसके एक दिन पहले 5 बजे ये ई वोटिंग फैसिलिटी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब जो मेंबर ने, आपको नोटिस में लिखना पड़ता है, घर से वोट कर लिया, रिमोट ई वोटिंग किया है, वो क्या कर सकता है, वो कंपनी की मीटिंग में आ सकता है, लेकिन अब वहाँ पर वो वापस वोट नहीं कर सकता है। एक बार सर मैंने वोट कर दिया, कैन आई चेंज दैट, आप उस वोट को वापस चेंज भी नहीं कर सकते हो। क्या आपको ये वाली बात समझ में आएगी? यस और नो, यस और नो, यस सर। अब इसके बाद में क्या होगा, जनरल मीटिंग आएगा। अब यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये अपॉइंट करते हैं किसको, स्क्रूटिनाइजर को। स्क्रूटिनाइजर एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। अब स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, आपके मीटिंग के वोटिंग प्रोसेस को कंडक्ट करेगा, उसके बाद में वो काउंट करता है, वोटिंग को काउंट करता है। इसके पहले उसको सारे रजिस्टर देना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी, अटेंडेंस शीट, है ना, और कितने लोगों ने रिमोट वोटिंग किया है, लेकिन हाँ कैसे वोट किया है, फेवर में अगेंस्ट में ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये उसको देंगे। और जैसे उसको मिला वो फिर क्या करेगा, वोटिंग करेगा। फिर वो क्या करेगा, जो मीटिंग में वोट हुए हैं उसको वो काउंट करेगा। पहले जनरल मीटिंग के वोट काउंट करेगा, जनरल मीटिंग के वोट होने के बाद में वो किसके वोट काउंट करेगा, सेकंड में वो रिमोट ई वोटिंग के वोट काउंट करेगा। किसके, रिमोट ई वोटिंग के वोट काउंट करेगा। और जैसे उसके रिमोट ई वोटिंग के वोट काउंट हो गए बेटा, क्योंकि ये ई वोटिंग फैसिलिटी है तो इसके लिए समय मिलता है 3 डेज़ का। 3 दिन में वो अपनी रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा। चेयरमैन इस रिपोर्ट को क्या करेगा, काउंटर साइन करेगा, और चेयरमैन इस रिपोर्ट को इमीडिएटली क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा। कंपनी के वेबसाइट पे डालेगा, एजेंसी के स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे डालेगा, वो बोला हुआ है। क्या आपको समझ में आया? यस और नो गाइस, यस और नो। अब आता है 109। 109 क्या बोलता है कि मान के चलो शो ऑफ हैंड, आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द शो ऑफ हैंड, कैन आई डिमांड द पोल गाइस, कैन आई डिमांड द पोल, जल्दी बताओ। यस सर यू कैन डिमांड द पोल, लेकिन पोल डिमांड करने के लिए कंडीशन नंबर 1, आपके पास 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट होना चाहिए, या फिर 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो आपके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। तो आप क्या डिमांड कर सकते हो, आप पोल डिमांड कर सकते हो गाइस, यस और नो। सो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 लाख का। अब चेयरमैन चाहे तो सुओ मोटो भी पोल डिमांड कर सकता है, या फिर ऑन एप्लीकेशन, तुम्हारा एप्लीकेशन आया तो उसको पोल डिमांड करना ही पड़ेगा, पोल डिमांड। अब पोल के ऊपर इन पर्सन भी वोट कर सकते हो और प्रॉक्सी के थ्रू भी वोट कर सकते हो। सर पोल डिमांड कब किया जाता है बेटा, जैसे ही चेयरमैन ने रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है, किसका, शो ऑफ हैंड का, और तुमने देखा कि रिजोल्यूशन तुम्हारे फेवर में नहीं लग रहा है, बट तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिजिबल क्या है, वोट्स हैं, मतलब शेयर्स हैं, आप बोलो भाई मेरे को पोल डिमांड करने का है। या फिर सर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है लेकिन अभी तक मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई ना, उसके पहले भी, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में लेकिन मीटिंग कंक्लूड होने के पहले भी आप पोल डिमांड कर सकते हो। क्या डिमांड कर सकते हो, पोल डिमांड कर सकते हो गाइस, समझ में आ रहा है। और जैसे आपने पोल डिमांड किया, कैन यू विड्रॉ योर पोल, यस यू कैन विड्रॉ योर पोल एज वेल, आप अपनी पोल को भी विड्रॉ कर सकते हो एट एनी टाइम। अब जो पोल आपने डिमांड किया तो पोल का भी एक सेम प्रोसीजर है, क्या होता है, हम लोग चेयरमैन अपॉइंट करता है किसको,
स्क्रूटिनाइजर को। स्क्रूटिनाइजर क्या करता है, बैलेट पेपर अरेंज करता है और बैलेट बॉक्स अरेंज करता है और वो सारे मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसके ऊपर मेंबर अपना उस बैलेट पेपर के ऊपर फेवर और अगेंस्ट लिख के देंगे, है ना। तो ये उसको क्या करेगा, इनिशियल करेगा और बैलेट बॉक्स में जमा कर लेगा। लॉक रहता है, एम्प्टी होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये बैलेट बॉक्स को क्या करता है, ओपन करता है इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेस। कितने, 2 विटनेस के सामने इस बैलेट बॉक्स को ओपन करेगा और जैसे इसने बैलेट बॉक्स को ओपन किया, इसके बाद में वो वोट काउंट करेगा। अब देखो ये रिमोट वोटिंग फैसिलिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है क्या, नहीं। तो ऐसे वाले केस में स्क्रूटिनाइजर को बोला है तू अपना रिपोर्ट जब चेयरमैन को दे रहा है तो तेरे पास 7 डेज का टाइम है। कितने दिन का, 7 डेज का टाइम है। ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपको कितना दिन का टाइम होता है, आपको टाइम होता है आपके 3 डेज का, यहाँ पे 7 डेज है। अब आपने दे दिया और स्क्रूटिनाइजर इस रिपोर्ट को क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा। तो MGT 13 में आपकी रिपोर्ट जाती है, ठीक है। अब आता है सेक्शन नंबर 110। सेक्शन नंबर 110 क्या बोलता है, बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। ये बोलता है कि अगर आपकी कंपनी OPC नहीं है और अगर आपकी कंपनी में 200 से कम मेंबर्स नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 ऐसे बिजनेसेस बताए हैं जिसको आपको जनरल मीटिंग बुलाकर डिसीजन नहीं लेना है। उसके लिए आपके घर पर क्या आएगा, पोस्टल बैलेट, आपके घर पर रिजोल्यूशन आएगा। अब ये रिजोल्यूशन फिजिकली भी आ सकता है या इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब घर पर रिजोल्यूशन आने वाला है, जनरल मीटिंग नहीं होगा। क्यों, बहुत अच्छे से लॉजिक बताया था, क्योंकि कहीं पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस इतने बैकवर्ड एरिया में या ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर जाना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो मेंबर्स वहाँ पे जनरल मीटिंग को अटेंड करते ही नहीं। और क्योंकि मीटिंग को मेंबर्स अटेंड नहीं कर रहा है तो बड़े बड़े डिसीजन मीटिंग में ले लिए जाते हैं विदाउट मेंबर प्रेजेंस। तो बोले 10 ऐसे बिजनेस हम लोग बता रहे हैं जो आपको कंपलसरी लोगों के घर पर रिजोल्यूशन भेजना है, उसको जनरल मीटिंग में करना ही नहीं है। हाँ, और सर रेस्ट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस 10 बिजनेस नहीं, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। आप चाहो तो पोस्टल बैलेट करो, आप चाहो तो जनरल मीटिंग करो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जिस कंपनी को 108 रिमोट ई वोटिंग देना पड़ता है, ये तो ज़्यादा बेटर फैसिलिटी है ना। पोस्टल बैलेट में आपके घर पे रिजोल्यूशन आ रहा है, आपको 30 डेज का टाइम मिल रहा है। एक तो हाँ बोलो नहीं तो ना बोलो, असेंट और डिसेंट, और बाद में तुम्हारा जो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट बना के 7 दिन में चेयरमैन को देगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर कंपनी 108 ई वोटिंग फैसिलिटी दे रही है, डोंट यू थिंक जिनको घर से वोट करना है रिमोट ई वोटिंग कर लो और जिसको जनरल मीटिंग में आना है जनरल मीटिंग में कर लो। तो इन्होंने यही बोला कि अगर आप वो कंपनी हो जो लिस्टेड है, जिसमें 1000 उससे ज़्यादा मेंबर है, तो जो हमने बिजनेस बताया पोस्टल बैलेट की, जिसके लिए जनरल मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ घर पे ही रिजोल्यूशन जाएगा, बोले आप तो बोले उसका रिमोट ई वोटिंग भी कर लो तो चलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, घर पे वोट वाला प्लस जनरल मीटिंग, तो ये ज़्यादा बेटर सिचुएशन है, ठीक है। अब सर ऐसे कौन से बिजनेस है जिसके लिए आपको पोस्टल बैलेट अलाउ नहीं है, तो बोले एक वो बिजनेस जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब सर अड्डा, एडॉप्शन, कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, एंड ए फॉर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। अगर ये सारी चीज़ें है, या फिर ऐसा बिजनेस जहां पर आपके कंपनी के ऑडिटर को या फिर डायरेक्टर को क्या है, राइट टू बी हर्ड है, उनको सुनकर लिया जाएगा, तो ऐसे वाले केस में पोस्टल बैलेट नहीं चलता। अब सर वो पोस्टल बैलेट के 10 बिजनेस बता सकते हो क्या, पोस्टल बैलेट के आप 10 बिजनेस, है ना, 7 डेज रिपोर्ट वगैरह, देखो किसको एप्लीकेबल नहीं है। पोस्टल बैलेट के 10 बिजनेस बता सकते हो, बिल्कुल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मान के चलो मेमोरेंडम में चेंज हो रहा है, इसके 4 बिजनेसेस हैं। नंबर 1, अगर आपको शिफ्ट करना है रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड दिस सिटी टाउन विलेज, या फिर आप चेंज करना चाहते हो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज, या फिर आपकी कंपनी ने पब्लिक इशू करके पैसा रेज किया था और वो थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और वो पैसा अनयूटिलाइज है एंड यू वांट टू चेंज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज, या फिर तुम्हारी कंपनी में चेंज हो रहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसके अंदर ऐड या डिलीट हो रहे हैं प्राइवेट कंपनी की जो 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं वो। ये हो गया 1 पॉइंट। दूसरा हो गया शेयर से लेके, अगर आप वेरी करना चाहते हो शेयर होल्डर के राइट्स, या फिर आप डीवीआर इशू करना चाहते हो, या फिर आप बायबैक करना चाहते हो। और तीसरा आता है गाइस, आपका तीसरा आता है क्या, कि मान के चलो आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है, आपको सेल और सब्सटेंशियली सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियल आपकी अंडरटेकिंग को सेल करना है सेक्शन नंबर 181 के अंदर,
यहाँ पे ये 151 है, ये 180 है, या फिर आपकी कंपनी को क्या करना है, आपकी कंपनी को लेट्स से ये 186 लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी वो करना है, तो ऐसे केस में आपको कंपलसरी पोस्टल बैलेट बोला है। लेकिन सेक्शन 8 ऐसी कंपनी जिसको ई वोटिंग फैसिलिटी देना है, आपके लिए ऑप्शन है, आप क्या करो, ई वोटिंग फैसिलिटी दो, या फिर आप लोग क्या कर लो, आप लोग आपका पोस्टल बैलेट करो। अब ये हो गया आपका कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर आपका हो गया ये क्या बोल सकते हैं 110। अब आता है सर हमारे सामने एक सेक्शन कौन सा 111, जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। क्या होता है, सी कंपनी आपको रिजोल्यूशन भेजती है मेंबर ऑडिटर डायरेक्टर को मीटिंग के अंदर कितने दिन पहले, 21 क्लियर डेज बिफोर, 21 क्लियर डेज बिफोर। अब वो रिजोल्यूशन जो है उसमें है कि हम लोग विजय माल्या को अपॉइंट कर रहे हैं, किसको, विजय माल्या, और एक मेंबर है जो बोलता है विजय माल्या को अपॉइंट मत करो। अब ये बोलेगा और इसकी बात बाकी के सारे मेंबर्स को पता होनी चाहिए, बाकी के सारे मेंबर्स को पता होनी चाहिए। मतलब जो स्टेटमेंट इसने दिया है, जो स्टेटमेंट इसने दिया है, ये स्टेटमेंट आगे बाकी मेंबर को सर्कुलेट करना है, ये काम कंपनी का है। बोले लेकिन तेरा स्टेटमेंट तुझे कंपनी को कम से कम 2 हफ्ते पहले एडवांस में देना पड़ेगा, 2 हफ्ते पहले एडवांस में देना पड़ेगा। और सुनना, ये तो मैं बोल रहा हूँ 2 हफ्ते पहले एडवांस में अगर तेरे को स्टेटमेंट देना है, इज इट पॉसिबल कि कंपनी आप 21 क्लियर डेज पहले नोटिस भेजोगे, क्लियर डेज पहले नोटिस भेजोगे मेंबर को, तो बोलते हैं अगर मेंबर चाहे तो कोई अपना रिजोल्यूशन भी प्रपोज कर सकता है, किसके अंदर, कंपनी के अंदर। तो मेंबर अगर चाहे तो क्या कर सकता है, रिजोल्यूशन भी प्रपोज करता है, मीटिंग कर सकता है मीटिंग के अंदर। और ये जो रिजोल्यूशन है जो मेंबर ने दिया है ना, ये वो कंपनी को देगा कम से कम 6 वीक्स इन एडवांस, 6 वीक्स इन एडवांस। समझ में आ रहा है क्या। अब क्वेश्चन ये आया कि मान के चलो मैंने अभी क्या दिया, एजीएम आने वाली, मैंने क्या दे दिया, रिजोल्यूशन दिया, और कंपनी ने इमीडिएट क्या बुला ली, एजीएम विद इन 6 वीक पहले ही, मतलब 6, तुम सोचो ना यार, यहाँ से 21 दिन और एज गुड एज पीछे आप पकड़ के चलो 21 दिन इतना, और मैंने जो मीटिंग बुलाई उन्होंने एजीएम इमीडिएटली बुलाई। तो इन दैट केस बोलते हैं कि अगर कंपनी ने क्या किया, आपका रिजोल्यूशन मिलने के बाद में इमीडिएटली मीटिंग बुला दी विद इन 21 डेज, ऐसा माना जाएगा आपका रिजोल्यूशन 6 वीक एडवांस में मिला हुआ है। अब क्वेश्चन आता है सर कौन सा मेंबर अलाउ है, तो बोलते हैं सेक्शन नंबर 100 का पढ़ा था क्या, जो ईजीएम बुला सकते हैं, बस वही क्राइटेरिया यहाँ पर है। लेकिन कंडीशन आपको रजिस्टर ऑफिस पर 2 या 2 से ज़्यादा कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। और इसके अलावा क्या बोला है, इसके अलावा बोला है आपको खर्चा एक्सपेंसेस भी देना पड़ेगा जनरल मीटिंग बुलाने का, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं नोटिस आगे सर्कुलेट करने का। और सर अगर मानो कंपनी को या कोई पर्सन एग्रीड है, उसको बुरा लगा, क्यों, क्योंकि तुम जो अपना राइट है सेक्शन नंबर 111 के अंदर अब्यूज़ कर रहे हो, तो ये अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सीजी को, और ये ऑर्डर दे सकता है कि नो नीड टू सेंड, नो नीड टू सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ में पे द कॉस्ट, कि बोले कॉस्ट पे करो, मतलब इन्होंने हमें एप्लीकेशन किया तो इनको खर्चा आया ना, तो जो मेंबर ने नोटिस या स्टेटमेंट दिया तो इनको क्या कर दे, खर्चा पे कर दे, पे द कॉस्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 111 डन, सेक्शन 111 डन। सर 102 हो गया था, 103 हो गया था, 114 क्या बोलता है गाइस, 114 बोलता है 2 तरीके के रिजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन। अब जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, यहाँ पर वोट कास्ट इन फेवर शैल एक्सीड वोट कास्ट अगेंस्ट, वोट कास्ट इन फेवर शैल एक्सीड वोट कास्ट अगेंस्ट। और अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एथोराइज कर देना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एथोराइज कर देना, तो आपके वोट कास्ट इन फेवर वोट कास्ट अगेंस्ट के अंदर चेयरमैन को पावर है टू गिव कास्टिंग वोट दे सकता है कौन, चेयरमैन। और कब, ओनली इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, इक्वालिटी मतलब 5 लोग हाँ बोल रहे, 5 लोग ना बोल रहे, अगर आर्टिकल में एथोराइज किया है तो चेयरमैन अपना एक्स्ट्रा वोट डाल सकता है और वहाँ से रिजोल्यूशन पास या फेल डिसाइड होगा, ठीक है। बट ये कास्टिंग वोट का पॉइंट सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में, स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर नहीं है। हाँ, एक कंडीशन है कि आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है सेक्शन नंबर 101 102 के हिसाब से, अगर आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है। सर वोट का मतलब क्या है बेटा, वोट आप शो ऑफ हैंड से कर लो, वोट आप रिमोट ई वोटिंग से कर लो, वोट आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब मीटिंग में आके वोट कर लो, वोट आप पोस्टल बैलेट से कर लो, वोट चाहे आप इन पर्सन कर लो, वोट चाहे आप प्रॉक्सी के थ्रू कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वोट चाहे आप जनरल मीटिंग में करो या पोस्टल बैलेट पे करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और सर स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब, देखो स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए नोटिस देना पड़ता है और नोटिस में एक्सप्रेसली मेंशन करना पड़ता है इंटेंशन टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन है। और यहाँ पे कंडीशन है वोट कास्ट इन फेवर शैल इक्वल टू मोर देन
3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट, वोट कास्ट मतलब 10 लोगों ने नहीं बोला तो कम से कम 30 या उससे ज़्यादा लोग हाँ बोले, ठीक है। अब यहाँ पर चेयरमैन को सर, चेयरमैन को कास्टिंग वोट मिलता है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि वो सिर्फ इक्वालिटी में होता है, वो भी तब जब आर्टिकल आपको परमिट कर रहा है, यहाँ पर वैसा ये अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया आपका कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर आपका 114। 114 होने के बाद में आता है आपका अंडर सेक्शन नंबर 115। अंडर सेक्शन नंबर 115 क्या बोलता है? ये आपका बात करता है स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस यहाँ पे क्या बोला है कि बोले देखो कुछ बातें कंपनी एक्ट 2013 में लिखी हैं और कुछ बातें आपके शायद आर्टिकल में आप लोग लिख लो, और वो जो बिजनेस आपने यहाँ पे लिखे हैं ना, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप नोटिस मेंबर को नहीं दे सकते। इसके लिए वो बिजनेस डिस्कस करने के लिए आपको पहले स्पेशल नोटिस आएगा, किसके तरफ से? स्पेशल नोटिस आएगा मेंबर की तरफ से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपको स्पेशल नोटिस आएगा किसके तरफ से? मेंबर की तरफ से। मतलब कुछ ऐसे बिजनेस है जिसके लिए प्रपोजल जो है वो कौन डालेगा? मेंबर डालेगा, ना कि कंपनी। सर ये स्पेशल नोटिस जो है ना, कम से कम 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, मतलब 14 दिन से लेके 3 महीने के बीच में ही आप किसको दोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दोगे। अब इसके बाद में सर क्वेश्चन कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? तो बड़ा सिंपल है, कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 1% जिसके पास टोटल वोटिंग पावर है, या फिर 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो जिसके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, वो लोग क्या कर सकते हैं? स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। अब जैसे ही आपने स्पेशल नोटिस दिया है ना, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। कंपनी ये नोटिस 7 डेज बिफोर किसको देगी? बाकी के मेंबर्स को देगी, बाकी के मेंबर्स। अब ये नोटिस भी आप कैसे दे दो? आपको देना है तो आप इंडिविजुअल नोटिस दे दो, या फिर आप 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही आपने नोटिस दिया है ना, उसके बेसिस पे डिसीजन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर कंपनी एक्ट में कहाँ कहाँ पे लिखा है कि ये बिजनेस स्पेशल नोटिस से ही होने चाहिए? पहली बात, आपका ऑडिटर जो है, आपका ऑडिटर जो है वो रिटायर हो रहा है। आपका ऑडिटर क्या हो रहा है गाइस? रिटायर हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है, एक तो उसको रीअपॉइंट मत करो। क्या करो? उसको रीअपॉइंट, मतलब वो एलिजिबल है रीअपॉइंट होने के लिए, बट मैं नहीं चाहता कि वो रीअपॉइंट होना चाहिए। या मैं बोलता हूँ उस ऑडिटर की जगह पे नया ऑडिटर लाओ। तो ऑडिटर को हटा नहीं रहा हूँ मैं, ऑडिटर का समय खत्म हो गया, कंपनी का कार्यकाल जो होता है वो खत्म हो गया, और मेरे को नहीं चाहिए कि वो वापस से रीअपॉइंट हो, या मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नया ऑडिटर चाहिए। वैसे ही जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है, इसको आप रिमूव कर रहे हो, आप इसको रिमूव कर रहे हो, और या फिर जो डायरेक्टर रिमूव हुआ है, जो डायरेक्टर रिमूव हुआ है उसकी जगह पे न्यू डायरेक्टर आपको लाना है कोई स्पेसिफिक। तो इन दैट केस ये रिजोल्यूशन किसकी तरफ से आना चाहिए? मेंबर्स की तरफ से आना चाहिए, ना कि डायरेक्टर की तरफ से। तो मेंबर देगा डायरेक्टर को और कंपनी देगी बाकी के मेंबर्स को। और आर्टिकल में तो आप चाहे वो वाला बिजनेस लिख सकते हो जिसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल। अब बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 100, सेक्शन नंबर 111, सेक्शन नंबर 100 क्या बोल सकते हैं, 10, 111, 115 और 109, ऐसे कुछ है जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे याद रखना है। और 101 सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ इन शॉर्ट में, ठीक है। 101 में 21 क्लियर डेज का नोटिस है। हाँ, अगर आपको शॉर्टर देना होगा तो एजीएम के केस में बोल रहा है 95% टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और ईजीएम के केस में बोला है कंपनी में शेयर कैपिटल है या कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। अगर शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर है तो मेजॉरिटी इन नंबर होल्डिंग 95% ऑफ कैपिटल, और यहाँ पे क्या बोला है 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। ये एक लिमिट है जो बच्चों को जनरली कंफ्यूज होता है। दूसरा सेक्शन नंबर 100 एंड 110 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 100 बोलता है कि रिक्विजिशन कर सकते हो आप, रिक्विजिशन कर सकते हो आप, बराबर। किस चीज़ के लिए रिक्विजिशन आपको करना है? और 100 और 111 के लिए सेम है। कितने लोग कर सकते हैं? तो जिनके पास कंपनी में शेयर कैपिटल है और कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स, और यहाँ पर लिखा है 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ये है रिजोल्यूशन को सर्कुलेट करने के लिए और ईजीएम को बुलाने के लिए, ठीक है। सर 110 क्या बोलता है? इसको याद रखना, 110 को 115 के साथ में याद रखते हैं अपन, ठीक है।
110 और 115। 110 115 क्या बोलता है? 110 बोलता है कि अगर आपको पोस्टल बैलेट करना है या फिर 10 नहीं, पोल डिमांड करना है, तो पोल कौन डिमांड कर सकता है? ध्यान देना, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है कि 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, नहीं वोटिंग पावर, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर और 5 लाख रुपीज़ का पेड अप शेयर कैपिटल, और यहाँ पे 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। और वैसे ही पोस्टल बैलेट में 1/10 नहीं बोला है, 1% बोला है। 1% ऑफ आपके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए या फिर 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, और इनकेस कंपनी में नहीं है शेयर कैपिटल तो ये वाला पॉइंट सेम है 1/10। तो डिफरेंस कहाँ पे पता है क्या? यहाँ पे 10% की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1% की। जब आप एक ऐसा चार्ट बना लोगे, अपने सामने रखोगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? अब क्वेश्चन ही आया सर, क्वेश्चन ही आया, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया सर, पूरा पूरा कट टू कट, डॉट टू डॉट, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, सेक्शन नंबर 117 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 117 बोलता है कि 30 डेज के अंदर MGT 14 फाइल करना है, किसको? ROC को। देर आर सर्टन रिजोल्यूशन, लाइक स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया, बोर्ड रिजोल्यूशन हो गया, कमिटी रिजोल्यूशन हो गया, या फिर अपॉइंटमेंट फिक्सिंग रेमुनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर का एग्रीमेंट हो गया, या उनका रेमुनरेशन डिसाइड कर रहे हैं, तो MGT 14 आपको कंपलसरी फाइल करना है। ठीक है, 118 क्या बोलता है? कंपनी को मिनट्स बुक बनाना है। क्या बनाना है? मिनट्स बुक। अब जो मिनट्स बुक बनाना है, ठीक है, पहली बात, कितने दिन में बनाना है? 30 दिन के अंदर बनाना है। सारे पेजेस कंजिक्यूटिवली नंबर होने चाहिए। अब चेयरमैन, उसके अंदर क्या होना चाहिए? करेक्ट एंड फेयर समरी होनी चाहिए मीटिंग की। और जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन की एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो कुछ बातों को एक्सक्लूड कर सकता है। जिस बात को वो एक्सक्लूड करेगा वो क्या होनी चाहिए? दीदी, मतलब सर डिफेमेटरी, इररिलेवेंट, या फिर डिट्रीमेंटल टू पब्लिक कंपनी इंटरेस्ट, या फिर इमटेरियल चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद में टेम्परिंग करना अलाउ नहीं है, और उसमें सजा वगैरह दी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिनट्स बुक को साइन कौन करेगा? मिनट्स बुक को साइन कौन करेगा? अगर आपका जनरल मीटिंग है, तो जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग है, तो चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग और चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग है तो क्या होगा? चेयरमैन ऑफ दैट जनरल मीटिंग, अगर 30 डेज में वो इनेबल है या फिर डेथ हो गया है या इनेबिलिटी है, तो एनी अदर डायरेक्टर अथोराइज बाय द बोर्ड। और अगर पोस्टल बैलेट से हमने क्या किया? रिजोल्यूशन पास किया, तो वो जनरल मीटिंग में ही पास हुआ ऐसा माना जाता है, तो जनरल मीटिंग के मिनट्स बुक में उसको रखा जाता है और उसको साइन करेगा चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीटिंग। इनेबिलिटी हुआ तो एनी अदर डायरेक्टर अथोराइज बाय बोर्ड। ठीक है, अब सर ये जैसे ही हुआ, सेक्शन नंबर 119 आ जाता है। 119 कौन बोले चेक कर सकता है मिनट्स बुक? तो बोले देखो, जनरल मीटिंग, पोस्टल बैलेट का मिनट्स बुक जो है वो मेंबर चेक कर सकता है। कौन चेक कर सकता है? मेंबर चेक कर सकता है। लेकिन बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बुक, कमिटी मीटिंग के मिनट्स बुक को आप चेक नहीं कर सकते हो। अब इंस्पेक्शन करना अलाउ है क्या सर? इंस्पेक्शन करना अलाउ है। सर इंस्पेक्शन कर रहे तो एक्स्ट्रैक्ट ले सकते हैं क्या? एक्स्ट्रैक्ट ले सकते हो, लेकिन सर अगर कॉपी चाहिए तो, कॉपी चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज़ पर पेज आर्टिकल में आप लिख सकते हो। हाँ, इंस्पेक्शन कब? बोले बिजनेस आवर्स। और आर्टिकल में चाहो तो आप इस बिजनेस आवर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो मिनिमम, लेकिन 2 आवर्स इन अ डे आपको सामने वाले को अधिकार देना पड़ेगा। कैसे? आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना कि सर जो हमारा मेंबर है, कौन है? हमारा मेंबर है, अगर इसको आपने इंस्पेक्शन का अधिकार नहीं दिया, या फिर इसने डिमांड किया कॉपी जो आपने 7 डेज में देनी चाहिए थी, आपने कॉपी भी इसको नहीं दिया, ये किधर रोता चल जाएगा? NCLT। और NCLT ऑर्डर देगा कंपनी को, क्या? एक तो इमीडिएट इंस्पेक्शन दे या फिर कॉपी प्रोवाइड कर, ये ऑर्डर NCLT देगा। तो ये हो गया 190। 120 तो बहुत ही बोगस है। क्या? पहले एक ज़माने में बोला था जो लिस्टेड कंपनी है उनको कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके बुक्स को, रजिस्टर को मेंटेन करना है, इंस्पेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दे सकते हैं, और उसका कॉपी भी इलेक्ट्रॉनिक दे सकते हैं। लेकिन अब उस प्रोविज़न को हटा दिया और वहाँ पे एक वर्ड लगा दिया मे लगाने के बाद में कंपलसरी है ही नहीं, तो वो प्रोविज़न आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है। 111 क्या बोलता है गाइस? 111 बोलता है कि जैसे ही AGM होती है तो एक लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ता है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एनुअल रिपोर्ट ऑफ AGM MGT 15 के अंदर फाइल करना पड़ता है। किसको? ROC को। अब इसको साइन कौन करेगा? बोले इसको साइन करेगा आपकी कंपनी का चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक कौन होना चाहिए? MD। और अगर कंपनी में CS होगा, CS होगा क्या? CS होता ही है लिस्टेड कंपनी में, तो वो भी इसको साइन करेगा। ठीक है, OPC 1 पर्सन कंपनी।
अगर 1% कंपनी में एक ही मेंबर है तो वो अपना रिजोल्यूशन क्या करता है, कंपनी को कम्युनिकेट करता है, डिसीजन कंपनी उसको मिनट्स बुक में एंट्री करती है, उसको डेट करती है, उसको साइन करता है, रिजोल्यूशन पास। और बोर्ड मीटिंग में अगर एक ही डायरेक्टर है, सेम प्रोसेस, अपनी बात कंपनी को बताओ, कंपनी फालतू प्रोसेस है, कंपनी को बताना मतलब क्या होता है, खुद ही बैठना खुद ही लिखना, ऐसा है कि वो कम्युनिकेट करेगा डिसीजन, उसको कंपनी नोट डाउन करेगी मिनट्स में, उसके बाद में उसको साइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 96 से लेकर सेक्शन नंबर 122 तक एक थोरो रिवीजन हो चुका है। आर वी अंडरस्टैंडिंग है, आर वी अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। और जैसे हमारा ये वाला सेक्शन हो जाता है, इसके बाद में हमारे पास आते हैं सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 95, जिसको भी हम लोग रैप अप कर लेंगे। सबसे पहली बात कि सर हम लोग कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करेंगे, मेंबर्स का, डिबेंचर होल्डर का, अदर सिक्योरिटी होल्डर का। हाँ, दो ऑप्शन होता है, एक आप इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल फॉर्मेट में मेंटेन करो, या फिर अगर आपकी कंपनी के शेयर डीमैट में हो गए तो जो NSDL CDSL है, डिपॉजिटरी है, वो एक रजिस्टर मेंटेन करते, रोबो रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, वही वैलिड है। सर फिजिकल में कैसे करेंगे, दो रजिस्टर है, MGT1 और MGT2। MGT1 फॉर कौन, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो उसके रजिस्टर ऑफ मेंबर को बोलते हैं MGT1। और सर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो बोले वहाँ पे MGT1 नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स होते हैं जो आपको डालने पड़ते हैं। MGT2 इज़ फॉर डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर, ठीक है, MGT2 होता है। अभी जो आपने रजिस्टर मेंटेन किया है, क्वेश्चन ये आता है कि सर इस रजिस्टर को हम लोग कहाँ पर मेंटेन करें, प्लेस बताओ प्लेस। तो बोलते हैं प्लेस आप रजिस्टर ऑफिस पे करो या फिर एनी अदर प्लेस इन इंडिया भी कर सकते हो, लेकिन इसलिए कंडीशन है क्या, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और जहाँ वहीं पे रख सकते हो जहाँ पे तुम्हारे 1/10 ऑफ क्या रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 1/10 से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जहाँ पे रहते हैं ना, वहीं पे आप रख सकते हो, और कहीं पे आप रख नहीं सकते हो। क्या आपको ये वाला बात समझ में आएगा, यस और नो, यस और नो। अब ये हुआ सर इस रजिस्टर के अंदर एंट्री भी तो करना पड़ता है, ये तो वो हो गया इंडिया का, ये हो गया इंडिया का। क्या मैं कोई रजिस्टर फॉरेन में भी रख सकता हूँ, हाँ। फॉरेन के रजिस्टर का कंडीशन क्या है, पहली बात तुम्हारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज होना चाहिए, और दूसरा वो जो फॉरेन का तुमने रजिस्टर मेंटेन किया इंडिया के बाहर, वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल रजिस्टर, प्रिंसिपल रजिस्टर इन इंडिया, अलग नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जो भी एंट्री हो रहा है उसका 15 डेज में क्या होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसफ़र होना चाहिए, इंडिया के रजिस्टर में उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। अब जब भी आप फॉरेन का रजिस्टर ओपन करो, आप उस प्लेस को चेंज करो या आप फॉरेन के रजिस्टर को क्लोज करो, आपको फॉर्म नंबर MGT3 के अंदर किसको बताना पड़ता है गाइस, ROC को बताना पड़ता है, किसको, ROC को बताना पड़ता है, ठीक है। अब लेकिन जब आप रजिस्टर ओपन कर रहे हो, प्लेस चेंज कर रहे हो, तब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप रजिस्टर को क्लोज कर रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन होता है कि ये जो रजिस्टर है ये आपको प्रिंसिपल रजिस्टर इन इंडिया को भेजना है, या ये आप अदर फॉरेन रजिस्टर में जाके इसके इंटर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ठीक है। एंट्री कितने दिन में होना चाहिए, वैसे 7 डेज में, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल आ जाता है या फिर कमिटी का अप्रूवल आ जाता है कि हमने शेयर अलॉट किया, हमने शेयर ट्रांसफ़र किए, वहाँ से 7 डेज में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर 15 डेज अलाउ है। 15 डेज अलाउ है मतलब क्या, कि मान के चलो आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, और आपकी कंपनी का जो प्रमोटर है इसने अपने ही शेयर को क्या कर दिया है, प्लेज कर दिया, क्या कर दिया, प्लेज कर दिया। तो ऐसे वाले केस में एंट्री होगा 15 डेज में। या फिर कंपनी लिस्टेड है, प्रमोटर ने अपने शेयर को प्लेज तो किया है, ठीक है, लेकिन प्लेज का क्यों किया, फॉर जॉइंट वेंचर पर्पस, मतलब दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी खोल रहे हैं। अब हमारी लिस्टेड कंपनी के पास देने के लिए पैसा नहीं, तो प्रमोटर अपने शेयर्स दे रहा है वहाँ पे, आधा पैसा आधा शेयर्स। 15 डेज में यहाँ पर भी एंट्री हो जाना चाहिए। और रजिस्टर में आपको ये डिटेल्स मेंटेन करना पड़ता है क्या, कि कौन प्लेजी है, कब आपका मतलब जो प्लेज है वो कितने अमाउंट के लिए, कब रिन्यू हुआ, रिवोक हुआ, वो सारी चीज़ें। सर कभी भी माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आता है, डायरेक्ट उसको अलॉटमेंट नहीं कर सकते, उसको शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन शेयर उसको ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि अगर फुल्ली पेड हो गए तो। लेकिन माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आएगा, उसके गार्जियन का नाम आएगा, और गार्जियन के आगे लिखा रहता है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। अब सर ये हो गया आपके रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर के लिए अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंट्रीज है तो आपको मेंटेन करना पड़ता है इंडेक्स। क्या मेंटेन करना पड़ता है, इंडेक्स। लेकिन सर इंडेक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं अगर आपके एंट्रीज 50 से कम हो गए तो। और साथ ही साथ में रजिस्टर के अंदर होता है कुछ कंटेंट। सर वो कंटेंट क्या होता है, बेसिक है। अगर मान के चलो चेंज इन द स्टेटस ऑफ मेंबर हुआ है, डेथ हुआ है, नाम उसका, या फिर इंसॉल्वेंट हुआ है, या फिर उसका नाम चेंज हुआ है, या उसका पैसा IPF को ट्रांसफर हुआ है, बताओ।
इसके अलावा किसी अथॉरिटी ने उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया है, सेबी ने, ट्राइब्यूनल, वो उसके अंदर लिख के रखो। इसके अलावा सर उसके शेयर प्लेज वगैरह हुए, इसके बारे में लिखो। अगर उसने कोई इंस्ट्रक्शन दे के रखी है कि मेरे को पर्टिकुलर तरीके से ही क्या चाहिए, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आना चाहिए, उसके बारे में लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्या हम लोग इनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं? तो बोले जो मेंबर होता है ना, सिर्फ वो ही क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। सुनना, मेंबर, डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर, आप इंस्पेक्शन करोगे फ्री। आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, कैसा? फ्री वाला। और इसके अलावा किसी और व्यक्ति को करना है इंस्पेक्शन तो उनको लगेगा फीस। उनको क्या लगेगा? फीस लगेगा। ठीक है। अब जो आपका मेंबर है, जो आपका कोई क्या है, मेंबर है, इनको कॉपी वगैरह चाहिए तो कॉपी वगैरह मिल सकता है, इनको कॉपी वगैरह मिल सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन फीस। क्या आपको ये वाली बातें समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ। लेकिन जब इनको तुम क्या दे रहे हो, कॉपी दे रहे हो, जब इनको तुम कॉपी दे रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप नहीं दोगे। मतलब जैसे पैन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ होगा तो जो मेंबर्स की होती है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो आप इनको नहीं अवेलेबल करवाओगे। ठीक है, डन सर। तो यहाँ पर आपका कौन सा सेक्शन हो गया? अब यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 88 हो गया। अब 88 के साथ में ही आपका सेक्शन नंबर 91 बोलता है, क्या अगर हमें बोनस इशू करना है, डिविडेंड देना है, तो हम हमारे रजिस्टर को क्लोज कर सकते हैं क्या? रे बताओ, क्या रजिस्टर को हम लोग क्लोज कर सकते हैं? हाँ। बोले इन अ ईयर, एक साल के अंदर, बोले मैक्सिमम आप 45 डेज के लिए रजिस्टर को क्लोज कर सकते हो। बट एट अ टाइम आप मैक्सिमम 30 डेज के लिए रजिस्टर को क्लोज कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको रजिस्टर क्लोज करना है 7 डेज एडवांस में आपको नोटिस देना पड़ेगा। है ना? समझ में आ रहा है? कैसे सर? न्यूज़पेपर में। और न्यूज़पेपर की देने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर आपने इंडिविजुअली नोटिस सर्व करके रख दिए सारे मेंबर्स को। ठीक है, ये वाली बात है। अब क्वेश्चन ये आता है 93 94 में कि सर रजिस्टर कहाँ पर प्लेस बताओ सर, कहाँ पर ये रजिस्टर रखें? तो बोले जो रजिस्टर है और जो रिटर्न मतलब एनुअल रिटर्न, ये आप कहाँ पे रख सकते हो? सेम एज अर्लियर, मतलब रजिस्टर ऑफिस है एनी अदर प्लेस इन इंडिया जहाँ पे मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर रहते हैं, प्रोवाइडेड स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और सर दूसरी बात, ये तो हमें पता चल गया। अब ये जो रजिस्टर हमने रखा है 94 के अंदर, है ना, इसको कितने साल के लिए प्रिजर्व करना है, कितने साल के लिए? तो बोले रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो आपको परमानेंटली प्रिजर्व करना है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर जो है, बोले ये आपको 8 ईयर फ्रॉम रिडम्पशन प्रिजर्व करना है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हो तो ये आपको 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग प्रिजर्व करना है। तो ये भी हो गया आपका। और सर सेक्शन आता है एक 95, सेक्शन नंबर 95 क्या बोलता है कि ये जो रजिस्टर एंड रिटर्न है ना, ये एक प्राइमा फेशिया एविडेंस है। ये एक प्राइमा फेशिया क्या है? एक एविडेंशियल वैल्यू है इसका। ठीक है, ये होने के बाद में आता है सेक्शन नंबर 92। सेक्शन नंबर 92 एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न क्या होता है? देखो, जिस दिन आपकी कंपनी का एजीएम हुआ उसके 60 डेज के अंदर आपको क्या फाइल करना पड़ता है? एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, MGT 7 या फिर MGT 7A। MGT 7 या MGT 7A। MGT 7A क्या है? ये होता है किसके लिए? जो कंपनी स्मॉल है या जो फिर 1% कंपनी है उनके लिए। ठीक है, ये क्या है? इसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। और सर अगर मेरे कंपनी में एजीएम ही नहीं हुआ तो बोले लास्ट डेट निकालो। एजीएम का लास्ट डेट निकालना सीखा था 96 में, तो बोले वहाँ से 60 डेज, कितने? वहाँ से 60 डेज। और वहाँ लास्ट डेट ऑफ एजीएम, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वहाँ से 60 डेज में आपको क्या करना पड़ता है? ROC को फाइल करना पड़ेगा। क्या? MGT 7 अलॉन्ग विथ रीजन, अलॉन्ग विथ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें रीजन क्यों हमने एजीएम नहीं कंडक्ट की, ये भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देते हैं ना। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट है साइनिंग कौन करेगा? साइनिंग कौन करेगा? तो बोले MGT 7 जो होता है, MGT 7 जो होता है ना, उसको साइन कौन करता है? उसको साइन करता है आपकी कंपनी का डायरेक्टर, ऑल द कंपनी एक्सेप्ट। इसको साइन करता है आपकी कंपनी का डायरेक्टर प्लस CS। और सर अगर CS नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। और सर जो स्मॉल कंपनी OPC का है MGT 7 है, इसको साइन कौन करता है? बोले इसको CS करेगा। लेकिन सर जनरली इन कंपनियों में CS नहीं होता है, देन फिर बोले कोई भी एक डायरेक्टर साइन कर लेगा, काफ़ी है। लेकिन सर कुछ कंपनी ऐसी है जो लिस्टेड है या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका, सॉरी पब्लिक नहीं, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या टर्नओवर कितना है? 50 करोड़। जो कंपनी लिस्टेड है या फिर जो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कितना है? 10 करोड़ और
50 करोड़। तो आपके केस में तो आप याद रखो, आपको और एक फॉर्म अटैच करना है MGT8 और इसको PCS प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। ये क्या बोलता है, एनुअल रिटर्न जो तुमने बनाया है वो एज पर दी लॉ है, एज पर दी सेक्शन 92 है, और साथ ही साथ में इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 का पूरा कंप्लायंसेस किया है। तो सर्टिफिकेशन बाय अब क्या हो गया ना, इस साल से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान के चलो एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है और उसका टर्नओवर जो है वो 90 करोड़ है। डोंट यू थिंक इट्स अ स्मॉल कंपनी? तो इसको MGT7A भी लगेगा प्लस इसको MGT8 भी लगेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है ना कोई भी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट नहीं लिखा है, कोई भी कंपनी जिसका पेड अप टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है या पेड अप शेयर कैपिटल, तो टर्नओवर मेरा 90 करोड़ है ना, तो मुझे MGT8 भी फाइल करना पड़ेगा। क्या आपको ये वाली बातें समझ में आ रही है, यस और नो? और सर इसके अंदर बहुत एक लिस्ट दी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग कब है, एनुअल रिटर्न तुमने जो वेबसाइट पे फाइल किया उसका लिंक दे दो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। कंपनी कौन है, ग्रुप कंपनी का, यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस क्या है, मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें MGT किस में होती है, आपके एनुअल रिटर्न। अब 2 सेक्शन बाकी रह गए, कौन सा है, 89 और 90, और वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है गाइस? सर सेक्शन नंबर 89 और 90। 89 क्या बोलता है, मानो सतीश भारती रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर होल्डर है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ डिविडेंड के अंदर, बट वोटिंग राइट मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, तो मैंने मेरा एग्रीमेंट के थ्रू वोटिंग राइट किसको ट्रांसफ़र कर दिया, मुकेश अंबानी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब हमारी ड्यूटी है, मेरे को ये बात कंपनी को बताना पड़ेगा। मुझे ये बात क्या करना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा, आई एम द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बट MGT4 के अंदर कि मैं कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मेरे वोटिंग राइट किसको असाइन किया है, मुकेश अंबानी को। और मुकेश अंबानी को भी बताना पड़ेगा एक फॉर्म फाइल करके MGT5 के अंदर कि मैं कंपनी के अंदर मतलब सतीश भारती एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिसका बेनिफिशियल ओनर मैं हूँ। और कंपनी ये बात ये कितने दिन में बताओगे, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, या फिर दूसरा आपने ये क्या किया, देयर इज अ चेंज इन द इंटरेस्ट, ठीक है। RIL को RIL MGT6 के अंदर ये बात किसको बताएगी, ROC को बताएगी। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पशन है इसमें गवर्नमेंट कंपनी को एंड द सेबी रजिस्टर्ड फंड, मतलब इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड, उसके बाद में ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड, वो सारी चीज़ों को। अब दूसरा क्या हो गया, ये तो हो गया एकदम सिंपल सा। अब क्वेश्चन आता है कि मान के चलो कोई इंडिविजुअल है दाऊद इब्राहिम, और दाऊद इब्राहिम में एक कंपनी का सहारा लिया, और उस कंपनी के थ्रू दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट, मतलब टारगेट कंपनी ये है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जगह दाऊद इब्राहिम ने क्या बोला, मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूंगा, पकड़े जाऊंगा। तो ये बीच में सहारा लेता है किसी एंटिटी का, चाहे वो कंपनी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, वो फर्म हो सकती है। फर्म कैसे सर, सेक्शन 8 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 8 कंपनी में जमाने भर के फ्रॉड होते हैं। या फिर HUF हो सकती है, LLP हो सकती है। तो इनडायरेक्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई इंडिविजुअल होना चाहिए जो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सामने वाली कंपनी के अंदर शेयर होल्ड कर रहा है ना, और इसके पास मोर देन इक्वल टू 10% वोटिंग राइट है, इक्विटी शेयर्स है, या फिर तीसरा क्या है आपका डिविडेंड का राइट है। तो इन दैट केस ये बंदा बन जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर तू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है 30 डेज के अंदर, ये बेन 1 में तू कंपनी को बता, कंपनी तू बेन 2 में किसको बता, ROC को बता, और बेन 3 में तू रजिस्टर मेंटेन कर। मतलब SBO किसको बताएगा, कंपनी को, कंपनी किसको बताएगी, ROC को, और कंपनी मेंटेन क्या करेगी, इसका रजिस्टर, ठीक है। बट ये हो गया आम जिंदगी, अपने को तो मिनटों जिंदगी पसंद है। तो यहाँ पर कंपनी को डाउट आ रहा है कि कोई इंडिविजुअल है, एक तो ये SBO है, या फिर इसको SBO के बारे में पता है, या ये पिछले 3 साल के अंदर, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर SBO रह चुका है। तो कंपनी इसको फॉर्म भेजती है बेन 4 कि बता तू SBO है क्या, तेरे को SBO के बारे में पता है क्या, और पिछले 3 साल में तू SBO रहा है क्या। अब इसको समय होता है 30 दिन का नोटिस देने का, रिप्लाई देने का। और अगर इसने 30 दिन में नोटिस नहीं दिया, या जो रिप्लाई दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो कंपनी अगले 15 दिन में किसके पास चल जाएगी, NCLT के पास। किसके पास, NCLT।
और एनसीएलटी अगले 60 डेज में अपना ऑर्डर पास करेगा। क्या? आपके राइट रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपके शेयर्स के राइट को। मतलब आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके ऊपर वोट नहीं कर सकते, आप अपने शेयर के ऊपर क्या नहीं, डिविडेंड नहीं मिल सकता आपको। अगर आप नाराज हो तो इस रिस्ट्रिक्शन को अगले 1 साल में हटा लो। और अगर तुमने ये नहीं हटाया तो ये इसके बाद में शेयर तुम्हारा चल जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। विद दिस वी आर डन थोरोली विद सेक्शन नंबर 988 टू लेकर सेक्शन नंबर 122। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, समझ में आ रहा है? तो दिस रिवीजन लेक्चर इज देयर फॉर यू। आप इसको कभी भी भविष्य में रेफर कर सकते हो। एंड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ योर रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कवर्ड हियर। समझ में आ रहा है? यस और नो गाइस? चलो यार, मेरा सोचो मेरा गला भी गया था, है ना? अब सर हम लोग क्या करें? क्या क्वेश्चन आंसर देखने फटाफट क्वेश्चन आंसर देखने, या बाद में अपलोड कर दूं? बोलो, तुम जैसे बोलो। क्वेश्चन आंसर अपलोड करने तो अलग से अपलोड करूँ तो वैसे बताओ। और इफ़ यू थिंक कि नहीं सर अभी डिस्कस कर लो क्वेश्चन आंसर, तो अभी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेल मी फास्ट। तुम लोग बात ही नहीं करते बे, कैसे कैसे हो बे? लाइव क्लास का फायदा ही नहीं है तुम्हारे साथ में। अच्छा, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? वो तो मैसेज कर दो, अपना जिंदा होने का सबूत दे दो। ना बना ले मुझे अपना, बना ले पिया। यस सर, गुनगुने। ठीक है, चलो आई डिस्कस फटाफट सारे क्वेश्चन आंसर भी तुम लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? निर्मला इन्फोटेक लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। नो एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड सो फार। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग द टाइम लिमिट फॉर द होल्डिंग फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। बेटा विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल। आपने पीडीएफ शेयर नहीं किया, कर लेता हूँ, है ना? तो क्या बोला यहाँ पे गाइस आप लोगों को कि आपका फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी क्या कर सकते हो आप कितने दिन में? विद इन 9 मंथ। एंड नो नीड टू कंडक्ट द एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब 2017 में तो नहीं रखेंगे। और आज आरओसी आपको क्या कर सकता, ग्रांट कर सकता है एक्सटेंशन फॉर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कब कर सकता है? सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग में कर सकता है। एंड दैट टू विथ अ स्पेशल रीजन एंड मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। एंड दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। करना है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है। EFG लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब पढ़ो कंपनी क्या लिखा है। रिजवान लिमिटेड एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। रजिस्टर ऑफिस उसका कहाँ पर है? भिलवाड़ी राजस्थान के अंदर है। एंड कंपनी कॉल कर रही है अपनी 6th एनुअल जनरल मीटिंग। कब? 3 बजे
22 अगस्त 2019 को एट कहाँ पे, भिलवाड़ी के अंदर ही, लेकिन किसी अदर प्लेस में कर रही है। सम ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी हैव अपोज द कॉलिंग अ मीटिंग एट अंसल प्लाजा। अंसल प्लाजा पे बोले आप मीटिंग नहीं बुला सकते हो, क्यों? क्योंकि कंपनी हैज़ अप्रोच यू कि आप गाइड करो रजिस्टर, है ना, कि हम लोग कहाँ पे मीटिंग, तो बोलते हैं आप लिस्टेड कंपनी हो, आप रजिस्टर ऑफिस पे बुलाओ या फिर सिटी टाउन विलेज जहाँ पर आपकी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है आप वहाँ पे बुला सकते हो। लेकिन सर सपोज रिजवान लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी होती तो फिर तो आप इंडिया में कहीं पे भी बुलाओ, कहीं पे भी बुलाओ। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसके लिए आपको 100% मेंबर का कंसेंट इन एडवांस राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Chambu Limited was incorporated on 1 April 2018. The company did not have much to report the shareholder. No जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैज़ बीन हेल्ड। अगर तुम्हारे पास बिजनेस, याद आ रहा है कि मैंने बोला था बिजनेस नहीं होने के बाद में भी आपको आपका एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना पड़ता ही है। ठीक है, द कंपनी रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू अकाउंटेंट। न्यू अकाउंटेंट हैज़ पॉइंटेड आउट दैट कंपनी रिक्वायर टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन कंपनी अप्रोच यू सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलो, प्लीज एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग द टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अगेन द सेम क्वेश्चन, 9 मंथ वाला। ठीक है, एंड क्या फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। अब कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, तो यहाँ पे देंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और रजिस्टर में एट स्पेशल रीजन फर्स्ट एजीएम को एक्सटेंड कर सकता है। आंसर इज अगेन रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आया तुम्हारा, तो वापस जो फर्स्ट एजीएम है 6 मंथ में होती है, गलत। जो रजिस्टर में स्पेशल रीजन पे आपको एक्सटेंशन दे सकता है फर्स्ट एजीएम के लिए, गलत। सब्सिक्वेंट एजीएम जो होती है वो 6 मंथ में होती है, सही है। और मैक्सिमम इंटरवल गैप बिटवीन टू एजीएम 12 कितना 15 महीना होता है, सही है। ठीक है, इसके बाद में आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी हैविंग रजिस्टर ऑफिस इन कोलकाता, एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना चाहती है गोवा के अंदर। अनलिस्टेड कंपनी एनी प्लेस इन इंडिया कर सकते हैं, 100% मेंबर का कंसेंट इन राइटिंग चाहिए होता है। 3 बजे है ना, 8 PM, और वो कंक्लूड हुआ है मीटिंग 8 बजे, 3 बजे शुरू होकर 8 बजे, बिजनेस आज के बाद में चले गया। अरे कंक्लूड बाहर गया ना, कॉलिंग विद इन टाइम होना चाहिए। कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर टू कंडक्ट एजीएम एट अ गोवा वेर रिसीव्ड, कब रिसीव हुआ है तुमको? 24 जून, मतलब मीटिंग के पहले हुआ है, तो वह क्या अपने आप में वैलिड है? हाँ, परफेक्टली वैलिड है। स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द रिजोल्यूशन हैज पास इन सच ए मीटिंग विदाउट सफिशिएंट डिस्क्लोजिंग द रिगा। और अगर 102 भी मर्ज कर दिया कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, अगर तुमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो वॉट एवर द मनी दैट यू हैव अर्न यू हैव टू कीप होल्ड दैट इन द ट्रस्ट एंड रिटर्न बैक टू द कंपनी। समझ में आ रहा है क्या सर? इसके बाद में सेक्शन नंबर 100 के ऊपर क्वेश्चन है। परिमल लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर। इट हैज़ 2 सब्सिडरी, प्रीवी लिमिटेड जिसका 75 से शेयर होल्ड कर रही है, और मालवी लिमिटेड जिसका 100% शेयर होल्ड कर रही है लोग। बोथ सब्सिडरी आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ परिमल लिमिटेड इंटेंड टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहाँ पर? ऑन अर्जेंट बेसिस, एडवाइज द बोर्ड। क्या ईजीएम इंडिया में बुला सकते हो? हाँ, बुला सकते हो, एनी प्लेस इन इंडिया। ईजीएम में कोई रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं है। नैदरलैंड में रख सकते हो क्या? देखो, आपकी होली ओन सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, आप नहीं रख सकते हो। अगर आप किसी की होली ओन सब्सिडरी होते हैं तो फिर आप रख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, चेतन लिमिटेड इशू कर रहा है नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 17 नवंबर। और आपकी मीटिंग कब होने वाली है? 7th नहीं, मीटिंग है 7 नवंबर को, नोटिस भेजा तुमने 16 अक्टूबर को। मेंबर ऑफ द कंपनी अलेज दैट द कंपनी डिड नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। 21 क्लियर डेज का नोटिस होता है ना, नहीं दिया है। विथ रिगार्ड टू पीरियड, वेदर द मीटिंग वॉज वैलिडली हेल्ड, एंड इफ शॉर्टफॉल हुआ है तो कितना हुआ है? अब ये मेरे को पता है क्या है ना, 21 क्लियर डेज होना चाहिए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 19 क्लियर डेज हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो डेट ऑफ नोटिस डिस्पैच वगैरह उसको कंसिडर ही नहीं किया है। ठीक है, तो वाला केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट लिमिटेड डिसाइडेड टू कंडक्ट एनुअल जनरल मीटिंग, दे हैव कंसेंटेड द नोटिस, लेकिन 90% मेंबर ने हाँ बोला है। बेटा, अगर आपको एजीएम शॉर्टर नोटिस पे बुलाना होगा तो उस वाले केस में क्या करना चाहिए? 95% टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 90% ही मेंबर्स है, तो वैलिड नहीं है।
Article of Association of the Azad Limited require the person presence of the 7 members to constitute a quorum of the general meeting. Quorum of the general meeting कंडक्ट करने के लिए कितने लोग चाहिए? अरे बोलो, 7 मेंबर आर्टिकल के हिसाब से। कंपनी में कितने लोग हैं? 965। वैसे तो कौन सी कंपनी लिमिटेड है तो इसका कोरम होता है 5,000 से कम, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 7 बोला है तो आर्टिकल वैलिड है। अब मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट है? ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर, इसको एक काउंट करेंगे। बी और सी शेयर होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को काउंट नहीं कोरम में, क्योंकि अज्यूम करेंगे वोटिंग राइट नहीं है। डी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाई एंड जेड, आप बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव आपको 2 कंसिडर किया जाता है। और ई एफ जी एन एच आर द प्रॉक्सीज, तो इसको काउंट नहीं। तो अब इन्होंने प्रेफरेंस को लिया है क्या? नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है? कितने लोग हैं? 3 ही जन तो प्रेजेंट है, और अगर प्रेफरेंस को लेते भी है इन द व्यू, बी और सी को भी एक्सक्लूड किया हुआ है, तो वैसे तुम्हारा कोरम बैठ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो, आ जाओ यहाँ पे। Examine the validity of the following preference to the relevant provision of the Companies Act. The Board of Director of the Share Limited called extraordinary general meeting upon the requisition of the member. मेंबर की रिक्विजिशन पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला है। हाउएवर मीटिंग वाज एडजर्न ऑन द ग्राउंड ऑफ द कोरम वाज नॉट प्रेजेंट। बेटा सुनो ना, कोरम प्रेजेंट नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुला रहे, एडजर्न मीटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसने बुलाया है? ऑन रिक्विजिशन पे आया तो मीटिंग एडजर्न नहीं होता है, वो कैंसिल हो जाता है। अब भीम होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ द टोटल वर्थ ₹5,000 ओनली एडवाइस वेदर द हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर। बेटा सुनना ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप मेंबर हो तो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट कर सकते हो। अब कविता लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, इसकी मीटिंग हो रही है 11 बजे, 900 मेंबर्स है कंपनी में, मतलब 5 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। आर्टिकल में कुछ लिखा है नहीं। अब इसमें कोरम है या नहीं? P1 P3 इनको 3 काउंट करेंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव को 1 काउंट करेंगे, इसको भी 1 काउंट करेंगे, P6 5 इनको काउंट नहीं करेंगे। 5 लोग। एग्जामिन द रेफरेंस, तो 5 लोग तो है ना, और 5 ही लोग चाहिए थे तो है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ P4 इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ABC? ये जो P4 है रीच एट 11 आफ्टर 11:30। अगर 11:30 के बाद, वैसे तो आधे घंटे में मीटिंग होना चाहिए, लोग ही 11:30 बजे आए, 11:30 के बाद में आएगा, इसको काउंट नहीं करूंगा तो मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। अब अगला क्वेश्चन, कुर्त लिमिटेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर, कंपनी हैज अप्रोच यू टू एक्सप्लेन। 800 मेंबर है तो 5 कोरम होना चाहिए, 6500 है तो 30 होना चाहिए, और 5500 होगा तो वैसे तो 30 होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल में 50 लिखा है तो विच एवर इज हायर 50 आर्टिकल का वैलिड रहेगा। ठीक है, कंपनी एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर हायर नंबर बोला है तो 50। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बोलते हैं 7 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 870, ये ऑलरेडी हो गया क्वेश्चन। PQ लिमिटेड एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, जिसके अंदर 3680 मेंबर है। नोटिस सब का एनुअल जनरल मीटिंग को दे दिया है सबको। ऑन द डे ऑफ मीटिंग ओनली 12 मेंबर प्रेजेंट। कितने मेंबर प्रेजेंट थे? सिर्फ 12 मेंबर प्रेजेंट थे, जबकि 3000 मतलब 15 प्रेजेंट होने चाहिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक को मीटिंग क्या हो गई? एडजन हो गई। ऑन द डे ऑफ एडजन मीटिंग अब तो सिर्फ 10 मेंबर प्रेजेंट है, पहले तो भी 12 प्रेजेंट है, अब तो सिर्फ 10 ही प्रेजेंट है। 11:30 हो गया, हो के गया, तो जितने प्रेजेंट है उनके साथ में मीटिंग कर लो, एडजन मीटिंग। पहले कोरम की वजह से हुआ ना, अभी भी कोरम की वजह से हुआ, तो अभी जितने प्रेजेंट है 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो उसी को कोरम मान लो। कमेंट वेदर द AGM कंडक्टेड आफ्टर द एडजनमेंट इज वैलिड और नॉट। अगर एडजनमेंट के बाद में वैलिड और नॉट एज पर द प्रोविजन, बिल्कुल वैलिड है। सेक्शन 103 एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन। व्हाट वुड बी योर आंसर इन द अबव केस? PQ लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी होती तो फिर 12 लोग कोरम में है सर, इतने मेंबर होते क्या? अरे क्यों नहीं होते यार, एम्प्लॉय प्लस मेंबर काउंट नहीं होते। तो ऐसे मैंने बोला था ना, एक कंपनी सॉर्टिंग हट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 2000 से ज़्यादा मेंबर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो फिर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, प्रॉक्सी। जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी 15 तारीख को शेड्यूल हुआ है 3 बजे। एज पर द नोटिस ऑफ द मेंबर हु आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, वो क्या कर सकते हैं? 48 आवर्स बिफोर क्या कर सकते हैं? प्रॉक्सी फॉर्म भेज सकते हैं। मिस्टर एक्स जो मेंबर है, इसने अपॉइंट किया मिस्टर वाई को, एंड प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट हुआ है 10 तारीख को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अनदर मेंबर है डब्ल्यू, तो एक है एक्स एक है
W, तो X ने अपॉइंट किया है Y को और W ने अपॉइंट किया है 2 सेपरेट प्रॉक्सी MNN। अब मीटिंग कब है? 15 तारीख को, मतलब 13 तारीख को कितने बजे तक? 3 बजे तक पहुंचने चाहिए। मिस्टर M जो है इसने अपना प्रॉक्सी फॉर्म जमा किया 12 को, विद इन द टाइम किया हुआ है, और मिस्टर N ने जमा किया 14 को, टाइम में नहीं किया हुआ है। So all three proxy M1Y are present before the meeting. According to the provision of the Company Act, would be the person allowed to represent as a proxy? क्या आप proxy बोलकर allow हो सकते हो? पहली बात, Y valid proxy है, M valid proxy है, N is not a valid proxy, तो X और W के ये दो ही proxy valid माने जाएंगे क्योंकि उसने 48 आवर्स के बाद में जमा किया है। A company receive 54 hours before the time of the start meeting, क्या प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट? बेटा कंपनी रिफ्यूज कर ही नहीं सकती, 60 आवर्स लिखा है वो वैलिड होता नहीं, 48 आवर्स ही वैलिड माना जाता है। मिस्टर पिंक होल्ड 100 पार्टली पेड शेयर्स ऑफ रेड लिमिटेड, एक कंपनी के रेड लिमिटेड के आपने क्या किया? पार्टली पेड शेयर होल्ड करके रखे। द कंपनी आस्क हिम टू पे फाइनल कॉल ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, वो पे नहीं कर सकता है। एट अ एनुअल कॉल मनी एट अ जनरल मीटिंग शेयर होल्डर, चेयरमैन उसको डिसअलाउड कर रहा है कि तू वोट नहीं कास्ट कर सकता है, बट आर्टिकल में ऐसी कोई बात लिखी नहीं है, तो ये गलत है। अगर आप किसी के वोटिंग राइट को तभी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो जब ये बात आर्टिकल में लिखी है, जब आर्टिकल में लिखी ही नहीं तो आप वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते हो। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ ई वोटिंग, ई वोटिंग का प्रोविजन, ये पूरा थियोरेटिकल मैंने जो प्रोसीजर तुमको बताया, तो अभी मैं फिर से नहीं बोलूंगा, ठीक है। Examine the validity of the following decision of the Board of Directors with reference to the provision of the Company Act 2013. The annual general meeting of the company having share capital 80 members present in person by proxy holding 1/10 of total voting power demand the poll, कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। चेयरमैन मीटिंग रिजेक्ट कर रहा है रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड ओनली मेंबर क्या है, क्या ना डिमांड पोल, आप प्रॉक्सी डिमांड नहीं कर सकते। अरे एड़ा है क्या? प्रॉक्सी का वही तो अधिकार है, पोल डिमांड करके पोल पे वोट करना। 114 कंपनी XYZ लिमिटेड की मीटिंग है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। मीटिंग आउट ऑफ 40 20 लोग प्रेजेंट हुआ है, फेवर में कितने? अच्छा 20 लोग फेवर में वोट किए हैं, 5 लोग अगेंस्ट में वोट किए हैं, 5 लोगों ने इनवैलिड वोट किया, बाहर में जाए, और 10 लोगों ने वोट ही नहीं किया। तो यार मेरे को एक बात बताओ, जितनों ने अगेंस्ट किया उसके 3 टाइम्स आगे फेवर में किया, हाँ तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। और वीना लिमिटेड हeld एनुअल जनरल मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड बाय मिस्टर मोहन राव, चेयरमैन थे मीटिंग के। कब? 17 सितंबर। मिस्टर मोहन राव कहाँ पे हो गए? विदाउट साइनिंग मीटिंग कहाँ पे चले गए? लंदन में चले गए। बताओ कौन करोगे? जनरल मीटिंग का एक तो विद इन 30 डेज वो चेयरमैन करेगा, या फिर उसकी इनएबिलिटी होगी तो एनी अदर डायरेक्टर अथोराइज बाय बोर्ड करेगा। द जनरल मीटिंग ऑफ द अल्फा लिमिटेड, द चेयरमैन डायरेक्टेड टू एक्सक्लूड अ सर्टन मैटर, चेयरमैन कर सकता है लेकिन वो मैटर DI मतलब सर डिफेमेटरी होना चाहिए, इररिलेवेंट इमटेरियल होना चाहिए, फिर डिट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होना चाहिए। 119 द लूरल अ शेयर होल्डर ऑफ द हैंडली लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी डिजायर टू इंस्पेक्ट द बुक, कर सकता है? क्या कर सकता है? वेदर ही कैन इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक, हाँ बोर्ड मीटिंग छोड़कर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, इंस्पेक्शन फ्री में अलाउ है तेरे को। एंड फ्रेंड वेदर ही कैन अथोराइज द फ्रेंड, नहीं फ्रेंड को अथोराइज नहीं कर सकता, एनी अदर मेंबर एक्चुअली कर सकता है ऑन द पे, नहीं कर ही नहीं सकता ना। Ram, a shareholder of the PQR Limited, has made a request to the company providing a copy of the minutes book, ठीक है। Whether the shareholder of the company entitled to receive minutes book, yes 7 days में उसको, तो नहीं, in the given case the shareholder PQR shall entitled to receive the minutes book, yes। और 111 क्या है? वो बेसिक क्वेश्चन है कि एक कंपनी लिस्टेड होगी तो उसको 30 डेज में क्या करना पड़ता है? एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है MGT 15 के अंदर विद इन 30 डेज टू ROC, और उसका बाद में validity of the following reference to provision of the Companies Act. The Board of Directors refused to convey extraordinary general meeting of the company on the ground that the requisition not given the explanatory statement, नहीं requisition को explanatory statement देना जरूरी होता ही नहीं है, तो गलत है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर रहा है टू कन्वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन द ग्राउंड दैट द रिक्विजिशन हैव नॉट साइन
बाय द जॉइंट होल्डर, हाँ जॉइंट होल्डर होगी तो सब लोग साइन करते हैं. एडजमेंट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाया तो वो एडजमेंट नहीं होता है, वो कैंसिल होता है. विद दिस वी आर डन विद द ऑल द क्वेश्चन आंसर विथ रिस्पेक्ट ऑफ योर जनरल मीटिंग चैप्टर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी चैप्टर एज वेल. I hope you understand each and every single point.